गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th की सिविक्स की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने खंड क का 5वां अध्याय विधायिका लेजिस्लेचर ये प्रारंभ किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका या विधायिका दो प्रकार की होती है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इनके गुणदोष हमने उस दिन जाने थे कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका क्या है और उसके गुणदोष क्या है। आज हम ये जानेंगे कि संसद हमें क्यों आवश्यक है, क्यों चाहिए, क्योंकि विधायिका के जितने भी सदस्य हैं, व्यवस्थापिका के जितने भी सदस्य जनता से चुन करके आते हैं, वो सभी संसद के सदस्य होते हैं। तो हमें संसद क्यों चाहिए? भारत में व्यवस्थापिका या विधायिका को ही संसद कहते हैं। भारत में विधायिका या व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। वास्तव में वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में विधायिका ही लोकतंत्र का आधार होती है। तो हमें संसद क्यों चाहिए, ये मैंने आपको बताया भी था कि सरकार के शासन के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसी व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भारत की संघीय विधान पालिका या व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया तथा राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। केंद्र स्तर पर बच्चों क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका कहते हैं। और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं? केंद्र स्तर पर इसे संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। संसद के बिना कोई लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता। निम्नलिखित कारणों से हमें संसद की आवश्यकता होती है। पहला, संसद कानून बनाती है, इन्हें संशोधित करती है और कानूनों को निरस्त भी कर सकती है। कानून बना भी सकती है, कानूनों में संशोधन यानी परिवर्तन जो आवश्यक है वो कर सकती है, और उसे ऐसा लगे कि ये कानून देश की जनता के विरुद्ध है तो उस कानून को निरस्त भी कर सकती है, हटा भी सकती है। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण बना करके रखती है। भारत में कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तीसरा, संसद देश का बजट बनाती है। संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता है। और चौथा, संसद जनता के तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। वर्तमान में अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिकाएं अपना महत्व खोती जा रही हैं। भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण का पहल करता है, शासन की भूमिका निर्धारित करता है और उसे लागू करता है। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? आपको मालूम है कि संसद के 2 सदन होते हैं, ये आप 10th तक पढ़ के आई हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। जब किसी संसद में 2 सदन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहते हैं। राज्यों के विधायकों को विधानमंडल कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापना करने का विकल्प दिया है। जैसे अभी मैंने पहले भी आपको समझाया था कि 2 सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार में संसद के 2 सदन हैं,
लोकसभा और राज्यसभा। दो सदन हैं, सदन मतलब घर का पर्यायवाची होता है बच्चों, गृह, घर, सदन। ये तो सदन मतलब दो घर हैं उसके होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन संसद के तीन अंग होते हैं, अंग तीन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तीन अंग होते हैं, जब अंग पूछा जाएगा तो तीन हो जाएंगे, राष्ट्रपति भी उसका एक अंग है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जैसे बच्चों ये केंद्र सरकार के अधीन हुआ, इसी प्रकार राज्यों में भी प्रत्येक राज्य में यह विकल्प दिया गया। विकल्प मतलब आपकी मर्जी है, आप एक सदन रखना चाहें एक सदन रखें, दो सदन रखना चाहें तो दो सदन रखें। तो ये विकल्प दिया गया है कि वह राज्य एक सदनात्मक भी हो सकता है और द्विसदनात्मक भी हो सकता है। राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं और संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया। वर्तमान में 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कौन से 6 राज्य हैं बच्चों? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। और 3 और राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, असम और उड़ीसा, जहां पर विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ये देखिए मैं आपके सामने मानचित्र रख रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है ऊपर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले प्रांत, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें पहला लिखा जम्मू कश्मीर। बच्चों जब ये नक्शा बना था, जब ये आपके बुक में आया था, तब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था। ये जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, लेकिन वर्तमान में इसे राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर उसमें नहीं आएगा। तो आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, उसी के बगल में देखिए बिहार है ये। फिर महाराष्ट्र, इधर आ जाइए, ये है आपका महाराष्ट्र। चौथा है कर्नाटक, और नीचे आ जाइए, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद तेलंगाना, उसी के बगल में कर्नाटक के जरा से ऊपर आ जाएंगे तेलंगाना। और सातवां है आंध्र प्रदेश, और उसी के बगल में आ जाइए आंध्र प्रदेश। मैंने अभी आपको बताया कि 3 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा का प्रावधान, विधान परिषद बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। उसमें एक है राजस्थान, ये है राजस्थान। दूसरा है उड़ीसा, ये उड़ीसा। और तीसरा है असम, ये असम। तो इस प्रकार ये 7 राज्यों में वर्तमान समय में, 7 राज्यों में वर्तमान समय में बच्चों द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। सॉरी 6 राज्यों में है, एक राज्य हट गया है, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में। और 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद बनाने की मंजूरी मिल गई है, राजस्थान, असम और उड़ीसा। यानी इन 9 राज्यों को छोड़ करके हमारे देश में इस समय 28 राज्य हैं, तो बाकी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा उसके सदन हैं, ऐसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो केवल ये 6 और 3 9 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी सब में केवल विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाया जाता। ये बात समझ में आ गई होगी। मानचित्र भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मानचित्र में वो कहाँ पर। तो वर्तमान में 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या विधायिका है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा राजस्थान, असम, उड़ीसा को भारत की संसद ने विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी गई है। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका अपनाना चाहते हैं, जिससे वे अपने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों या भागों का समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। क्या आवश्यकता है? क्यों
हमें 2 सदन की आवश्यकता है। पहला भी मैंने बताया 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। लोकसभा लोकप्रिय और निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय और उच्च सदन है। लोकसभा लोकप्रिय प्रथम या निम्न सदन है, राज्यसभा प्रथम सदन है और उच्च सदन है। भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था वाले देश के लिए संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना अत्यंत आवश्यक और स्वाभाविक है। इसके प्रमुख कारण, पहला, भारतीय संसद के दूसरे सदन में संघ की विभिन्न इकाइयों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है ताकि संघीय विधानमंडल द्वारा संघ की इकाइयों के हितों की अवहेलना न की जा सके। दूसरा, दूसरे सदन की उपयोगिता यह है कि इसके अस्तित्व के फलस्वरूप विभिन्न निर्णय और प्रस्तावों पर पुनर्विचार हो जाता है। इससे निर्णय या प्रस्ताव में बची त्रुटियों को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है। तीसरा, दूसरा सदन प्रथम सदन अर्थात लोकसभा द्वारा जो भी जल्दबाजी में निर्णय लिए जाते हैं उन पर बनाए गए कानूनों पर कुछ रोक लगाता है। प्रथम सदन के सदस्य स्वभाव से भावात्मक होते हैं, कार्य प्रणाली में वह सदैव जल्दबाजी से काम करते हैं तथा सदन में उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना होता है। दूसरे सदन की स्थापना से ये त्रुटियां दूर हो जाती हैं। यदि संसद में दूसरा सदन न हो तो प्रथम सदन की स्वेच्छाचारी बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे सदन के अभाव में पहला सदन मनमानी कर सकता है। पांचवा, भारतीय संसद में दूसरा सदन प्रथम सदन की अपेक्षा स्थायी होता है और इस स्थिरता के फलस्वरूप दूसरे सदन के सदस्यों के अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। और आखिरी है, दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को कम करता है क्योंकि काम दोनों सदन में बढ़ जाता है। दूसरे सदन में महत्वहीन अथवा कम महत्व के प्रस्ताव पास हो सकते हैं और वह सदन कुशलतापूर्वक उन पर विचार विमर्श भी कर सकता है। इसलिए भारत जैसे बड़े देशों के लिए ये नितांत आवश्यक है कि वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए, वहाँ एक सदन वाली व्यवस्थापिका नहीं होनी चाहिए। तो कौन से 2 सदन है बच्चों? ये एकदम अच्छी तरीके से उंगलियों में आपको याद होना चाहिए। भारत में संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और जब पूछा जाएगा भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। चलिए अब हम लोग आते हैं अब संसद की ओर कि भारतीय संसद, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, संसद का सत्र आहूत करता है, स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, विघटित मतलब भंग कर सकता है, हटा सकता है, और वह संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। हर विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम संसद के 3 अंगों के बारे में पहले एक चित्र के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से अध्ययन करते हुए हम उसके पहले सदन यानी राज्यसभा के बारे में अध्ययन करें। अभी मैंने बताया संसद के कितने अंग हैं बच्चों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों को एक साथ बुला करके उनको अभिभाषित कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकता है, बैठक बुला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति दोनों के लिए संयुक्त रूप से, संयुक्त मतलब होता है एक साथ, संयुक्त रूप से कार्य कर सकता है। तो 2 इस राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा, जिसकी अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 550। वर्तमान में निर्वाचित संख्या इस समय जितने सदस्य हैं 545। तो राज्यों से 28 राज्य हैं, राज्यों से 530,
संघ शासित क्षेत्रों से 13 और राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत मतलब अपने मन से चयन कर सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हुए? 2। तो इनका जोड़ हो जाएगा बच्चों 545। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन कर लेते हैं और इसके अलावा विभिन्न समितियां लोकसभा में बनाई जाती हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए बनाई जाती। इसी प्रकार राज्यसभा अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 250 से अधिक संख्या किसी भी देश, हमारे भारत देश की राज्यसभा में नहीं हो सकती। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245, जिसमें राज्यों से निर्वाचित सदस्य हैं 233 और 12 सदस्य जो विभिन्न साहित्य, खेल, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अपने मन से उनका चयन करता है। ऐसे सदस्यों की संख्या है 12। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चयन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न समितियां होती हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या, अभी मैंने ऊपर भी बताया बच्चों, 250, 250 हो सकती है। इसमें से 238 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा या खेल या प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान होता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से 233 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। तो इस प्रकार कुल 245 सदस्य वर्तमान में। सदस्यों की योग्यताएं या बच्चों इसको अर्हताएं भी कहते हैं, ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ये मैं पहले राष्ट्रपति में भी आपको बता चुकी हूँ, उपराष्ट्रपति में भी बता चुकी हूँ, प्रधानमंत्री में भी बता चुकी हूँ योग्यताएं क्या है। तो इसी प्रकार सब में से कोई एक योग्यताएं अवश्य पूछी जाती हैं 2 नंबर के प्रश्न में कि राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं बताइए। यह अति लघु में जो उसमें आयु निर्धारित होती है उस आयु से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो ये योग्यताएं सबकी जरूर याद कीजिए और सबकी योग्यताएं लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर है, उसको आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री के समय में बताया था, पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, पहली अर्हता या योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक। दूसरा, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। चौथा, देश की किसी क्षेत्र से मतदाता हो। और चौथा है संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। ये शर्तें समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, तो यदि वो उनको पूरा करता है तो वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है बच्चों? अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी जनता जाकर के उनका चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता जिनका चुनाव करती है, लोकसभा के सदस्यों का या विधानसभा के सदस्यों का, वे सदस्य जाकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
राज्यसभा के लिए कौन सा राज्य कितना सदस्य चुनेगा, यह संविधान द्वारा पहले से ही निर्धारित होता। नेक्स्ट है कार्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आप समझ लीजिए, बहुत एग्जाम में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न आता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन, स्थायी मतलब समझ में आता है, यानी कभी भी समाप्त न होने वाला। ऐसा क्यों? जैसे हम कह रहे हैं ना कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष बाद फिर से इलेक्शन हुए, फिर से चुनाव हुए, सभी ने त्यागपत्र दे दिया था, 5 वर्ष बाद नई जो लोग चुने गए उनको हमने संसद में बिठा दिया। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, वो लोकसभा में होता। राज्यसभा में कैसे होता है बच्चों? मान लीजिए आप लोग 100 लोग हैं क्लास में, तो हम 100 को एक साथ, 100 लोग यही राज्यसभा के सदस्य हैं मान लिया, तो क्लास में से 3 भाग कर दिए, यानी 33, 33, 33, 99 हो जाएगा बच्चों। एक में 34 कर दीजिए, 100 हो गया। तो 1 33, 3 भाग कर दिए हमने, 3 जगह बैठा दिया। 33 व्यक्ति जो 6 वर्ष अपना पूरा कर चुके हैं उनको हटा दिया, फिर उनकी जगह उतने नए व्यक्ति रख लिए गए। फिर 2 साल बाद जो बीच वाले 33 सदस्य थे उनको हटा दिया गया, उनके जगह नए रख लिए गए। फिर 2 वर्ष बाद तीसरे जो 33 थे या 34 थे उनको हटा दिया गया, उनके जगह नए सदस्य रख लिए गए। अब पहले वाले का तब तक 6 वर्ष हो गया बच्चों, तो फिर उनको हटाया गया। यानी कभी भी एक साथ राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। जनरली सबका 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। अभी मैंने आपको ऊपर तालिका बताई थी और बताया था पदाधिकारी कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो जो सभापति है वो चुनते नहीं है, देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ध्यान दीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो सभापति के पद पर अपने आप आसीन मान लिया जाएगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन, भत्ता और लोकसभा के अध्यक्ष के समान सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही सभापति का आसन ग्रहण करता है। राज्यसभा का सभापति सदन की बैठकों का सभापतित्व करता है। वह उपयुक्त प्रश्नों पर अपना निर्णय देता है, सभा में व्यवस्था बनाए रखता है और मतदान के बाद उसके परिणाम की घोषणा आदि का कार्य संपन्न करता है। तो वर्तमान में बच्चों सभापति कौन है? अभी मैंने कहा जो देश के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है बच्चों इस समय? श्री वेंकैया नायडू इस समय देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन हुए? श्री वेंकैया नायडू जी हुए। और उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में व्यवस्था बनाए रखता है। तो ये तो आज हमने पढ़ा कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राज्यसभा की शक्तियां या अधिकार या कार्य जो भी कह लीजिए, तीनों एक ही चीज होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज से संबंधित जितना पढ़ाया है, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, संसद की उपयोगिता या आवश्यकता बताइए। दूसरा, संसद के कितने अंग होते हैं? जब अंग पूछा जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता बताइए। चौथा,
राज्यसभा के वर्तमान सभापति और उपसभापति कौन है? बच्चों अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति बदल जाएंगे तो आपका नाम भी बदल जाएगा, ठीक है, समय के अनुसार जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं उसके अनुसार ये बदलते हैं। 5वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मैंने ऊपर बहुत अच्छे से समझाया। और संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? आज से संबंधित इतने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम राज्यसभा की शक्तियों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके से फिर मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।